ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा था ना, ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा था, शिफ्टिंग ऑफ पैटर्न टाइप चल रहा था ना कि पैटर्न किधर शिफ्ट होगा, वो चीजें हमने कर ली थी। शिफ्टिंग ऑफ पैटर्न, नया बैच नहीं दिख रहा है, नया बैच एक दो दिन में दिख जाएगा पक्का। प्लानिंग मैंने सेंड कर दिया। अब लॉन्चिंग की डेट क्या होती है कि पूरा सेट देखना होता है कि कब सर खाली है, कब बच्चे खाली हैं, तब का। तो एक दो दिन में आ जाएगा, कोर्स आगे बढ़ चुका है तो वो आ ही जाएगा आपका सारे 12th वालों के लिए। शिफ्टिंग ऑफ पैटर्न, ईएमएफ, अच्छा ठीक है, नोट्स। देखो चल क्या रहा था, चल रहा था ऑब्लिक इंसिडेंस, है ना। ऑब्लिक इंसिडेंस में हमने ये पहचान लिया था कि भाई डेल्टा एक्स कब डी साइन थीटा माइनस डी साइन बीटा होता है, और कब वो डी साइन थीटा प्लस डी साइन बीटा होता है, ठीक है ना। ये हमने देख लिया था। और हम ये भी देख चुके थे कि भाई अगर पैटर्न ये है, स्क्रीन ये है और रेज ऐसे आती है, तो फ्रिंजिंग पैटर्न ऊपर शिफ्ट होता है, ऐसे होता है तो ऊपर शिफ्ट होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर ये ऐसी सिचुएशन रही और रेज ऐसे आई तो फ्रिंजिंग पैटर्न नीचे शिफ्ट होता है। इतना हमें पता चल गया था, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया ओवर। और डी सारा गेम डी साइन थीटा और डी साइन बीटा का था। बीटा कौन सा एंगल था? बीटा ये वाला एंगल था जो इससे ये बन रहा था, ये वाला एंगल बीटा था। या फिर इधर की साइड बना लो, ये वाला बीटा था। और डी क्या था? ये वाला सेपरेशन था यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये अपना हो गया था। अब क्या करना है? हाँ, अब चलेगा ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ बहुत कॉन्सेप्चुअल है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में यही कराया जाता है, ठीक है बेटा। इमोजी ऑफ, चलो इमोजी ऑफ कर देते हैं, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है तो। दिक्कत तो क्या है, इमोजी वाले तो दिक्कत करते ही हैं यार। ठीक है भाई, शुरू करें, रेडी होगा? चलो ऑप्टिकल पाथ पे आते हैं। ऑप्टिकल पाथ बहुत प्लेन लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं इसको, ठीक है। लाइक नहीं कर सकते, एग्जैक्टली कोई नहीं, वो जो कंफ्यूजन वाले हैं ना उनकी वजह से लाइक को भी हमें कुर्बान करना पड़ता है, ठीक है। चलो ऑप्टिकल पाथ सुनना ध्यान से। देखो क्या होता है जब वेव होती है, वेव ऑप्टिक्स तो पढ़ रहे हैं, वेव होती है, वेव ऐसे किसी रास्ते पे चल रही है मान लो यूं, ठीक है ना। वेव यूं चल रही है और उसकी स्पीड है वी। तो उसका टाइम पीरियड होता है टी। टी टाइम में वो जितनी भी डिस्टेंस चलती है उसको उसका लैम्डा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसका लैम्डा बोलते हैं। भाई टी टाइम में वो जितनी भी डिस्टेंस चलती है उसको उसका लैम्डा बोलते हैं। और उतनी देर में 0 से लेकर 2 पाई का डिफरेंस आ जाता है फेज में, ठीक है ना। तो उस टाइम पे 2 पाई का डिफरेंस आ जाता है फेज में, ठीक है बच्चों। अब सुनना है बात को ध्यान से। अगर ये एयर है या वैक्यूम है, तो इस v की वैल्यू c के बराबर होती है। लेकिन अगर ये चीज वैक्यूम के अलावा कुछ भी हुई, ठीक है ना, तो ये वाली वेलोसिटी c टाइम्स ऑफ म्यू हो जाती है। ये वेलोसिटी c टाइम्स ऑफ म्यू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी वेव को, यही वाली वेव है, अगर यहां के बाद दूसरा मीडियम आ जाता है, मतलब यहां के बाद दूसरा मीडियम आ जाता है, तो इतने ही टाइम में ये वाली जो वेव है ये इतना नहीं चल पाएगी, इतना नहीं चल पाएगी। ये वाली वेव इससे कम चल पाएगी। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस लैम्डा बाई म्यू होगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? लैम्डा बाई म्यू होगी ये वाली डिस्टेंस। और यहाँ पे 0 से 2 पाई का डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये कोई मीडियम है तो ऐसा होगा, अगर ये कोई मीडियम है तो ये वाला। क्योंकि इस मीडियम में जो वेलोसिटी की वैल्यू है, तो वो जितनी वैक्यूम में होती है दैट डिवाइडेड बाई म्यू हो गई है। तो उतने ही टाइम में, टी टाइम में, जितनी देर में एक टाइम पीरियड पूरा होता है, ये कम डिस्टेंस चलती है, लेकिन 2 पाई का चेंज आ जाता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इस मीडियम में लैम्डा बाई म्यू पाथ इज इक्वल टू लैम्डा पाथ इन वैक्यूम, और ये इन मीडियम म्यू। ये बात समझ में आ रही है? भाई यहां पे लैम्डा बाई म्यू जो पाथ है, छोटा पाथ, वैक्यूम में बड़े पाथ के बराबर है। 0 से 2 पाई का चेंज इस वाले मीडियम में बस इतनी डिस्टेंस चलने पे आ जाता है, ठीक है ना। जबकि इतना ही चेंज वैक्यूम में इतनी डिस्टेंस चलने पे आता है। इसका मतलब तो ये हुआ भाई कि यहां पे अगर टी लेंथ लूं मैं, अगर मैं टी लेंथ लूं यहां से यहां तक की, ठीक है, तो टी लेंथ इन मीडियम म्यू इज इक्वल टू, जितना टी लेंथ में काम हुआ है उतना यहां पे इतने में हो जाएगा, म्यू टी में, इज इक्वल टू म्यू टी लेंथ इन वैक्यूम, म्यू इंटू टी। या फिर ये कह लो कि यहां पे टी के बजाय कितनी ले लो? टी बाई म्यू ले लो, तो वहां पे टी के बराबर हो जाएगा। तो बात तो एक ही है, म्यू की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि यहां आप अगर कम लेंथ चलोगे तो उतना चेंज आ जाएगा जितना वहां पे ज्यादा लेंथ चलने में आता है, ज्यादा लेंथ चलने में आता है। और म्यू टाइम्स होता है वो, म्यू टाइम्स ज्यादा या म्यू टाइम्स कम। तो टी लेंथ इन मीडियम म्यू इज इक्वल टू म्यू टी लेंथ इन वैक्यूम। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? किसी मीडियम में टी लेंथ अगर चल रहे हो तो समझ लो वैक्यूम में म्यू टी लेंथ चल रहे हो। एक ही मतलब है, एक ही बात है। आप ये बोल दो कि भाई टी बाई म्यू इन मीडियम म्यू इज इक्वल टू टी इन वैक्यूम, दोनों का मतलब सेम ही तो है। सेम ही है दोनों का मतलब, ठीक है। जिनके दिमाग में थोड़ी सी पावर है उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बात है। अब सुनना क्या है। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ। ये जो म्यू टी है ना, म्यू इंटू टू इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ। यानी कि टी लेंथ, यहां की टी लेंथ वैक्यूम की म्यू इंटू टी के बराबर है। किसी मीडियम की टी लेंथ वैक्यूम की म्यू इंटू टी के बराबर है। और म्यू किसका है? मीडियम का, ठीक है ना। अब बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है ना। मान लो एक ऐसा म्यू मीडियम रखा हुआ है, म्यू, और दो रेज जा रही है। एक इस मीडियम में से पास हो रही है और एक बाहर से पास हो रही है, ठीक है ना। दो रेज जा रही है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो भाई एक रे तो यहाँ से पास हो रही है और दूसरी रे यहाँ से पास हो रही है, ठीक है ना। एक रे तो वैक्यूम से पास हो रही है और एक रे इस मीडियम से पास हो रही है, और ये वाली थिकनेस है टी। यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो मान लो एक लेंथ पूरी हुई है,
अब यही वाली लेंथ 0 से 2 पाई का चेंज आया, यही वाली वेव में जो डिफरेंस आएगा ना बच्चों, ये जाके यहाँ तक आएगा, यूँ इस जगह तक आएगा 0 से 2 पाई, ठीक है ना, 0 से 2 पाई के बराबर आएगा। सुनना अब ये वाली थिकनेस अगर टी है तो भाई ये वाली थिकनेस कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, म्यू इंटू टी होगी, ये म्यू इंटू टी होगी, बस ये बताना है मुझे। तो वैक्यूम में म्यू टी लेंथ और मीडियम में टी लेंथ दोनों बराबर है, ठीक है ना। अब इसका यूज सर, इसका यूज वाईडीएससी में कहां पे आता है ये भी बताओ, ये भी बता दो। अब इसका वाईडीएससी में यूज देखते हैं हम, ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो इफेक्टिवली म्यू मीडियम में टी लेंथ इफेक्टिवली म्यू टी के बराबर होती है। अब आ जाते हैं मैदान में, ठीक है ना, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है ना, ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है ना, ये हमारा कार्डबोर्ड है, ठीक है ना, और ये हमारा यहाँ पे सोर्स है, ये अपने दो स्लिट्स हैं S1 और S2, ठीक है भाई। अब किसी ने बोला है कि भाई यहाँ से एक रे आएगी और यहाँ मीट करेगी, फिर यहाँ से एक रे आएगी और यहाँ मीट करेगी, ये वाला जो एंगल है ये वाला बैठेगा थीटा, ये वाला एंगल क्या बैठेगा, ये वाला एंगल बैठेगा थीटा, ठीक है, ठीक, ये वाली डिस्टेंस डी होगी यहाँ से यहाँ तक की, और ये वाली डिस्टेंस होगी कैपिटल डी, ठीक है ना। किसी ने कहा है कि एक स्लिट के सामने, ठीक है ना, या पहले अगर हम बात करें बिना किसी इसके बात करें तो इस पॉइंट पे ये वाली डिस्टेंस क्या है y, इस पॉइंट पे अगर हम डेल्टा x की बात करें तो डेल्टा x होता है d इंटू वाई बाई कैपिटल डी, या फिर d साइन थीटा, और डेल्टा x को लिखेंगे क्या हम, ये तो x2 हो गया और ये हो गया x1, x2 माइनस x1, ये कहानी पूरी याद होगी आपको, कैपिटल डी होगा कहाँ पे होगा कैपिटल, अच्छा ये वाला, ओहो ये वाला कैपिटल डी होगा नीचे, ठीक है। चलो अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना आप, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो d साइन थीटा ये अब यहाँ पे किसी ने कहा है कि भाई हम इस वाले नीचे वाले जो S1 S2 है इसके सामने एक स्लैब लगा देते हैं, कैसी स्लैब, ऐसी स्लैब लगा देते हैं ग्लास की, ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और थिकनेस टी। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होगा, अभी तक तो यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ बन रहा था, इतना था, अब अगर यहाँ पे एक स्लैब लगा दी तो अब डेल्टा एक्स क्या होगा, ठीक है ना। अब बात सुनने वाली है, जितने भी लोग इधर उधर ध्यान दे रहे हैं ना, अब सब यहाँ देख लो क्या है, ठीक है ना। स्लैब लगाने के बाद डेल्टा एक्स ये नहीं होगा, जोर हो जाएगा, क्योंकि x1 जो है वो तो x1 ही रहेगा, लेकिन जो x2 है वो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, x2 लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, उसमें से आपने टी लेंथ माइनस कर दी, और ये ग्लास की टी लेंथ, मैंने कहा ना ग्लास की टी लेंथ वैक्यूम की म्यू टी के बराबर है, तो उस टी लेंथ को तो आपने निकाल दिया और उसको म्यू टी बना के वापस डाल दिया, तो x2 की जो इफेक्टिव लेंथ है वो जाएगी x2 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये हो जाएगी, तो दिस इज x2 की इफेक्टिव लेंथ। क्या ये बात समझ में आई, तो अब डेल्टा x इफेक्टिव निकलेगा यहाँ पे, तो डेल्टा x इफेक्टिव क्या होगा, x2 इफेक्टिव माइनस x1, तो x2 माइनस x1 पहले d sin थीटा हो ही रहा था, तो अगर मैं x2 की इफेक्टिव वैल्यू लिखूंगा तो x2 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये तो x2 की इफेक्टिव वैल्यू हो गई, माइनस x1, तो ये वाली चीज हो जाएगी x2 माइनस x1 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, सीधे सीधे जो d sin थीटा बनता है दैट प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये डेल्टा x की अब इफेक्टिव वैल्यू है। कुछ समझ में आया, आपने इतनी लेंथ ली, उसका कुछ पार्ट निकाल के उसमें कुछ दूसरा मीडियम फिल कर दिया, तो ये हो गया, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। आपने क्या किया, आपके पास एक ये वाली लेंथ थी, ये वाली लेंथ थी, आपने क्या किया, इस वाली लेंथ में से इतनी लेंथ निकाली, ये वाली ये टी, और इतने पार्ट में कोई दूसरा मीडियम भर दिया, ये तो ये वाली लेंथ अब बड़ी लेंथ के बराबर है, ये वाली लेंथ क्या बन गई, म्यू टी बन गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ना x2, उसमें से आपने टी निकाल के उसको म्यू टी बना के वापस लगा दिया, इतना टी निकाला उसको म्यू टी बना के वापस लगा दिया, तो ये वाली चीज x2 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर हो गई, समझ में आ जाना चाहिए, ग्रेट गुड। ठीक, अब बात आती है शिफ्टिंग एंड ऑल पे, चलो भाई मुझे ये तो पता चल गया, और यहीं से ये भी पता चल गया कि अगर ये वाली स्लैब यहाँ लगती तो फिर x2 तो वही का वही रहता, x1 बन जाता क्या, x1 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, और यही का यही डेल्टा x क्या बन जाता, d साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये बन जाता, ये बन जाता कि नहीं, या तो 1 माइनस म्यू कर लो या माइनस लगा के म्यू माइनस 1 इंटू टी कर लो, एक ही बात है, ये हो जाता, तो ये चीज आपको समझ आ चुकी है क्योंकि फिर x1 इफेक्टिव होता और ये कितना हो जाता। चलिए भाई ये बात समझ में आती है हमको कि ऐसा ऐसा है। अब सुनना बात को ध्यान से, शिवा पूछ रहे हैं बड़ी लेंथ मतलब, सर बड़ी लेंथ मतलब, बेटा शिवा मैंने लास्ट 18 मिनट में बस यही समझाया है कि ये बड़ी लेंथ का मतलब क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे इस पेज पे, इससे पिछले वाले पेज पे बस यही समझाया मैंने कि अगर कोई मीडियम होता है ना तो छोटी लेंथ में बड़ी लेंथ वाले काम हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, छोटी लेंथ में बड़ी लेंथ वाले काम हो जाते हैं, यानी कि टी लेंथ इन मीडियम म्यू इज इक्वल टू म्यू टी लेंथ इन वैक्यूम, तो यहाँ पे अगर ये वाली लेंथ आप टी ले रहे हो, ये वाली लेंथ टी ले रहे हो, तो म्यू टी के बराबर होता है। एक कंफ्यूजन और होता है जो लोग बाग दिल में छुपाए बैठे रहते हैं, एक कंफ्यूजन और होता है जो लोग बाग दिल में छुपाए बैठे रहते हैं, क्या, आधे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे सर ये तो ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन हमें ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही कि सर ये तो थिकनेस टी है, ये तो मान लो म्यू है, और ये वाली लेंथ कितनी है टी, लेकिन सर लाइन तो इसमें से तिरछी जा रही है ना, ये लाइन तो तिरछी जा रही है, ये वाली तो टी है, ये तो टी से ज्यादा है, इसलिए ये वाली लेंथ तो ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं। ठीक, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए मुझे रियल पिक्चर दिखानी पड़ेगी, कैसे, रियल पिक्चर में क्या होता है कि भाई रियल पिक्चर में होता है कि ये तो समझ लो आपकी लाइन हो गई और ये आपकी स्क्रीन हो गई, जो आपकी कार्डबोर्ड है वो ये हो गया ऐसे, ठीक है ना, और जो ये दो लाइनें होती है ना बच्चों, ये वाली जो स्लिट होती है अगर ये मीटर में है तो वो मिलीमीटर में होती है, यानी कि वो कार्डबोर्ड बस इतने होते हैं और यहाँ पे ये कहीं वाई होता है, तो अगर मैं यहाँ से रियलिटी में इस लाइनों को ऐसे मिला लूँ यूं ऐसे, यूं मिला दूं ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ये आपको दिखाने के लिए बहुत बड़ा है,
और ये एंगल बहुत ही छोटा होता है, ये एंगल बहुत ही छोटा होता है। हाँ, तो ये वाली लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल टू टी होती है और ये वाली भी अगर टी होती है, आपको दिखाने के लिए ऐसा है क्योंकि हमने इसको यूं स्क्वीज कर दिया है, इसको यूं स्क्वीज कर दिया। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं ना यूं यूं, ठीक है, तो ये आपको रियल पिक्चर दिखने लगेगी। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है क्या बोला जा रहा है? ठीक है ना, अब तो तिरछा नहीं लगेगा ना। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर आप कोई भी स्लैब यूं डालोगे, कोई भी स्लैब यूं डालोगे तो स्लैब तो ऐसी हो गई यूं, और ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ ऑलमोस्ट ऐसी हो गई, ऑलमोस्ट ऐसी हो गई। ठीक है ना, तो इसके तिरछा होने की चिंता ना करें। ठीक है ना, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। समझ गए आप लोग? ओके। हाँ, अब बात आती है इस चीज की कि शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो रही है, जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है। इस चीज पे हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, इस चीज पे हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। चलो, इसके लिए मुझे अलग पेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो भाई शुरू हो जाते हैं। ये अपना रेफरेंस लेवल है। ठीक है, और ये अपनी स्क्रीन है। ठीक है ना, ये अपना कार्डबोर्ड है। ठीक है ना, और ये यहाँ से निकलने वाली दो लाइनें हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। चलो, सुनते जाना बात को ध्यान से। तो भाई ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। अब यहाँ पे जो डेल्टा x है, ठीक है ना, डेल्टा x क्या होगा, x2 माइनस x1। मान लो x2 माइनस x1 की वैल्यू बन रही है 4 लैम्डा। सपोज कर लो 4 लैम्डा बन रही है। ठीक है ना, 4 लैम्डा बन रही है। ओके सर, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, यहाँ पे फोर्थ नंबर की ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी। फोर्थ नंबर की ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी। हाँ सर बन रही होगी। अब भाई क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक स्लैब रख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्लैब रख देता हूँ, ये वाली रख दो, म्यू और टी की, तो इसकी वजह से जो लेंथ बड़ी है वो और बड़ी हो जाएगी। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी x2 प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी। तो बच्चों ये समझ लो म्यू माइनस वन इंटू टी की वैल्यू जो है, मान लो 2 लैम्डा हो गई, मान लेते हैं 2 लैम्डा हो गई। ठीक है ना, तो भैया 4 लैम्डा कैसे हो रही होगी, 4 लैम्डा इसमें से ये माइनस करके हो रही होगी। अब आप ये देखो ये वाली चीज क्या है, दिस इज x2 प्लस 2 लैम्डा, x2 माइनस x1 4 लैम्डा है। तो अब डेल्टा x इफेक्टिव क्या हो जाएगी, x2 प्लस 2 लैम्डा माइनस x1, यानी कि 6 लैम्डा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब 6th नंबर की ब्राइट फ्रिंज आएगी। कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज आएगी, 6th नंबर की ब्राइट फ्रिंज आएगी। ठीक है, 6th नंबर की ब्राइट फ्रिंज आएगी। गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से y तो उतना का उतना ही है, y तो वही का वही है, और फ्रिंज विड्थ भी सेम है। ठीक है ना, इसका मतलब अगर यहाँ पे चौथे नंबर की ब्राइट फ्रिंज आया करती थी और अब छठे नंबर की ब्राइट फ्रिंज आई है, तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो नीचे खिसक चुकी है, यानी कि 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे आ गई है। तभी तो वहां 6 हो सकती है जहां 4 आई। किस तरफ शिफ्ट हुई है, पैटर्न ऊपर शिफ्ट हुआ है नीचे, डाउन, नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। और कितना शिफ्ट हुआ है, फ्रिंज विड्थ को अगर आप W मान लो तो 2W, 2W शिफ्ट हुआ है। देखो आप, क्योंकि जहां पे फोर्थ नंबर की ब्राइट फ्रिंज थी अब 6 नंबर की ब्राइट फ्रिंज, इसलिए 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज नीचे खिसक गई है, इसलिए 2W शिफ्ट हो गया। अब ये 2W के साथ जो नंबर 2 है ये कहां से आया, दिस नंबर इज, ये 2 कहां से आया, 2, ये 2 लैम्डा को किससे डिवाइड करके आया, लैम्डा से। 2 लैम्डा क्या था, 2 लैम्डा था म्यू माइनस वन इंटू टी, उसको अगर आप लैम्डा से डिवाइड कर दोगे ना तो शिफ्टिंग वाला एन आ जाएगा, डेल्टा एन एक्चुअली में, डेल्टा एन, ये शिफ्टिंग वाला एन आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो दिस इज शिफ्टिंग नंबर है ये, डेल्टा एन पता चल गया ना, शिफ्टिंग, बस उतने डब्ल्यू शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल क्लियर, गुड। समझ आ गया? फ्रिंज विड्थ तो सेम ही रहेगी ना, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये था। इसके इसके रखने से कुछ बदला थोड़ी है, कैपिटल डी भी वही का वही है, लैम्डा भी वही का वही है, स्मॉल डी भी वही का वही है, कुछ बदला थोड़ी है इसके रखने से। भाई आपका ये स्मॉल डी वही का वही है, कैपिटल डी भी वही का वही है, और लैम्डा भी वही का वही है, क्यों बदलेगा? सर अगर मटेरियल दोनों पे आ जाए तो एक प्लस एक माइनस, उसमें क्या है? तो यहां से हमने ये सीखा है कि अगर नीचे तो नीचे, 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 इसका क्या मतलब हुआ कि नीचे वाले होल के सामने रखोगे तो नीचे शिफ्ट होगा, ऊपर वाले होल के सामने रखोगे तो ऊपर शिफ्ट होगा, बस हमेशा के लिए याद रखो। ठीक है ना, अब कितना शिफ्ट होगा वो इस डेल्टा एन पे डिपेंड करता है। डेल्टा एन क्या होगा, म्यू माइनस वन इंटू टी और डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये आप डेल्टा एन याद रखो। अब कुछ कह रहे हैं कि सर ऊपर नीचे दोनों तरफ हो जाए, तो ये ऊपर वाला डेल्टा एन निकालो, नीचे वाला डेल्टा एन निकालो, जो ज्यादा वो आंसर हो गया। ओबीएफ का मतलब ये ओबीएफ नहीं है, दिस इज जीरो नंबर की ब्राइट फ्रिंज है, काइंड ऑफ सीबीएफ तो बोल सकते हो आप इसको। दिस इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो जीरो नंबर की ब्राइट फ्रिंज है ये, तो वो अब नीचे पहुंच गई अगर आपने नीचे लगा दिया है तो। सर म्यू माइनस वन इंटू टी को आपने 2 लैम्डा माना, हाँ भाई हाँ, ये मैंने अज्यूम किया, इस पे लिख देता हूं मैं, अज्यूम किया है, पता चला एडवांस में 2 लैम्डा लिख के आ गए। ये मैंने अज्यूम किया कि मान लो म्यू माइनस वन इंटू टी की वैल्यू 2 लैम्डा आ गई। ठीक है, ओके। अब ये जो नंबर डेल्टा एन आता है ना, इतने डब्ल्यू शिफ्टिंग होती है, ये नंबर आया आपके पास, इतनी फ्रिंज विड्थ ऊपर या नीचे शिफ्ट होती है। ठीक है, ओके। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वैसा हो जाए तो क्या होगा, उसकी भी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है,
मान लो एक स्लैब ऊपर रख दी, एक स्लैब नीचे रख दी, नीचे वाली μ1 T1 है, ऊपर वाली μ2 T2 है। तो पूछा जा रहा है कि पैटर्न किस तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। तो हमने दो नंबर कैलकुलेट करे, μ2 - 1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है ना, ये आया n1। दूसरा μ1 - 1 इंटू T डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये आया n2, ठीक है ना। n2 की वैल्यू आई 7.5 और इसकी वैल्यू मान लो आ रही है आपकी 4, मान लो 4 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाली स्लैब है वो पैटर्न को नीचे खींचना चाहती है, तो इसने 4W नीचे खींच लिया, और ऊपर वाली जो स्लैब है वो पैटर्न को ऊपर खींचना चाहती है, कितना 7.5W। तो फाइनली किधर जाएगा, किधर जाएगा फाइनली, ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा, हाउ मच, 3.5W ऊपर शिफ्ट होगा। फाइनल आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इस जगह पे पहले 4th नंबर की ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, तो अब यहां पे क्या होगा, नो व्हाट, अब इस जगह पे क्या होगा, अगर ये सब करने से पहले 4th नंबर की ब्राइट फ्रिंज बन रही थी यहां पे, तो अब यहां पे क्या होगा, कौन से नंबर की डार्क फ्रिंज, ये भी बताना है, कौन से नंबर की डार्क फ्रिंज। कुछ लोग कह रहे हैं 7th डार्क फ्रिंज बनेगी यहां पे, कुछ बोल रहे हैं 1st डार्क फ्रिंज बनेगी, 1.5 नंबर की डार्क फ्रिंज, ऐसा लगाऊंगा ना, 1.5 नंबर की डार्क फ्रिंज। तुम लोगों से कोई पूछे कि तुम्हारे कितने भाई हैं, मेरे तो 1.5 भाई हैं, है ना, निपटवा दोगे तुम तो, ठीक है। चलो अब बहुत छोटा सा हिसाब लगाता हूं मैं कि कभी सीबीएफ यहां हुआ करती थी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 4W। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 4W। जब 4th नंबर की राइट फ्रिंज थी तो यहां 0 नंबर की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी 4, पूरा पैटर्न 3.5W ऊपर खिसक गया। भाई सीबीएफ ऊपर खिसक गई, तो यहां तो बस आधा ही बचा, तो यहां पे एक तो डार्क फ्रिंज आएगी और 1st नंबर की डार्क फ्रिंज आएगी, पहले नंबर की डार्क फ्रिंज आएगी, क्योंकि यहां सीबीएफ पहुंच जाएगी, यहां पे सीबीएफ पहुंच जाएगी, ब्राइट पहली ब्राइट फ्रिंज यहां पहुंच जाएगी और उससे आधा W ऊपर ही डार्क फ्रिंज होती है, तो 1st नंबर की डार्क फ्रिंज आएगी, ठीक है ना। जिसने 1st नंबर की डार्क फ्रिंज निकाली ना, अपने आप को प्लस के 4 नंबर दे लो, और जो कंफ्यूज होगा वो -1 देने में शर्म ना करे। कुछ तो आप लोगों को फील आ गई होगी कि यार ये जेई की फेवरेट क्यों है, व्हाई, जेई के फेवरेट टॉपिक्स में क्यों आती है फ्रिंजिंग। इसका हिसाब किताब लगाना बहुत इंटरेस्टिंग है, केवीपीवाई में भी बहुत आता है सर, एक्स्ट्रा 4 मार्क्स फॉर कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये पूरा। अगर मैं इसको इससे तेज पढ़ा देता ना, ये सोच के कि यार इनको ऑप्टिक्स दोबारा पढ़ा रहा हूँ, तो तेज पढ़ा देता हूँ, तो ये फील नहीं आती आप लोगों को, नहीं समझ आता, गारंटी है इस बात की, इससे फास्ट ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जा सकता। एग्जैक्टली, यही तो मैं तो पहली बार समझ के ही पढ़ाता हूँ, मुझे ये पता है कि कितनी, भाई हम तो ऐसे ही ना, कितनी बार पढ़ा लो हमें हर बार पहली बार ही लगता है, हैं? ये तो अच्छा है ना, लाइफ में हर चीज पहली बार लगे या कितनी बार हो जाए फिर भी पहली बार वाला इंटरेस्ट आए, नाइस, न्यूनेस, एग्जैक्टली। चलो मेरे हिसाब से ये 100% क्लियर हो गया आपको, शिफ्टिंग। और आपको ये भी पता है कि शिफ्टिंग कितनी किसकी वजह से होती है, ये क्लियर हो गया होगा, ये क्या है, ये नंबर क्लियर हो गया क्या है, यही करवाता है शिफ्टिंग। अब तो पता है वैसे भी कर दोगे, अगर इसके सामने 2 भी रख दो ना तब भी निपटा दोगे आप, इसके सामने एक और रख दो ना ऐसे, ये μ3 T3 वाली अब भी कर दोगे आप इसको, गारंटी है इस बात की, कर लोगे। कैसे, मैं बताता हूँ, x2 में से एक बार T1 माइनस करोगे, एक बार T2 माइनस करोगे, फिर जोड़ोगे μT1 μ1 T1 और T3, और फिर जोड़ोगे μ3 T3, यही तो करोगे। तो ये x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का μ1 - 1 इंटू T1 और प्लस का μ3 - 1 इंटू T3, दैट्स इट, ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना भरोसा घर वालों को भी नहीं है हम पे, ये बात तो, ओके। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और कुछ एक दो टाइप के बढ़िया वाले क्वेश्चन और निपटाता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। जब मैं आपके सामने क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत कुछ आता है, वरना मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता, अकेले बैठ के सोचने लगूँ ना मैं, यार मैं क्या पढ़ा पाता हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं क्या पढ़ाता हूँ। फिर जब मैं यहाँ क्लास में बैठ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं यार तुझे थोड़ा थोड़ा तो आता है। सब कुछ आता है आपको, ओवर एक्टिंग, हाँ यही रहेगा था बस सुनने को, ओवर एक्टिंग, बहुत बढ़िया। चलो पोलराइजेशन इसके बाद होगा बेटा, ठीक है, ओके। तो अब एक क्वेश्चन देखो आप, ये भी जेई एडवांस का पीवाई क्यू है, ठीक है ना। और इतना बढ़िया सवाल है ये, इसको बहुत सारे टीचर्स अपने थ्योरी में इंक्लूड कर लेते हैं, इससे फंडे भी काफी सारे क्लियर हो जाते हैं, कई सारी बातें बताने को भी मिलती है। ठीक है ना, सुनना बात को ध्यान से, ये क्या क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने बोला कि भाई एक सेटअप है, इसमें ये तो कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, ये हो गई स्क्रीन, उन्होंने कहा एक नहीं इस बार 2 स्क्रीन है, लो भाई 2 स्क्रीन लगा लो, 2 स्क्रीन लगा ली, स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2, और ये कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, एक ये और एक ये S1 और ये S2, ठीक है। देखो ध्यान से, तो उसने ये कहा है कि भाई यहां से जेड डिस्टेंस पे, यहां से किसी डिस्टेंस जेड पे एक होल किया हुआ है, क्या कर रखा है, एक होल किया हुआ है, स्क्रीन में होल कर दिया। अब जो इस बार का भी पैटर्न था, ये कि 2 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, 2 में से एक क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाता है, एक थोड़ा सा अच्छा होता है। तो वो ये कह रहा है कि अगर जेड की वैल्यू हम कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2D लें, और बी पार्ट में जेड की वैल्यू अगर हम कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 4D लें, ठीक है ना, तो रेशो बताना है, रेशो बताइए क्या होगा, किसका रेशो,
मैक्सिमम इंटेंसिटी एट S2 डिवाइडेड बाई मिनिमम इंटेंसिटी एट S2। सेकेंड वाली स्क्रीन पे मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशो बताइए, और एक होल यहां सेंटर पे हो रखा है। दो होल हो रखे स्क्रीन में, एक सेंटर पे और एक जेड हाइट पे। तो अगले वाली स्क्रीन पे बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशो क्या होगा अगर ए पार्ट में जेड को ये ले, बी पार्ट में ये। कंप्लीट क्वेश्चन था, तो मेरा यहाँ पे केवल मानना यह है कि आप मुझे बी पार्ट करके दिखाएं। ठीक है ना, ए पार्ट तो आसान है, ए पार्ट अगर 1 नंबर का है तो बी वाला 3 नंबर का है। लेकिन बाकी सारी चीजें सिंबॉलिक फॉर्म में ले सकते हो आप। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, ये लैम्डा हो रखा है। ठीक है ना, बाकी कुछ भी मतलब गिवन ही नहीं है, समझ लो। और ये वाली चीज है कैपिटल डी, दोनों स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दी नहीं है। ठीक है ना, 2 मिनट का मैं टाइमर चला देता हूँ यहाँ पे। ये लो, 2 मिनट होते तो बहुत है, सुनने में कम लगते हैं। एग्जैक्टली, जब आप एडवांस के स्टूडेंट होते हैं तो 2 मिनट आपके लिए बहुत होती है। S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस दी है। मूवीज, चलिए भाई टाइम भी हो गया और मुझे बताने का ये भी आ गया। पहले ए पार्टी निपटाते हैं, उसी से काफी सारी अकल आ जाएगी हमें। ठीक है ना, बहुत शॉर्ट में काम करते हैं। एक्चुअल में ये वाईडीएससी पैटर्न है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का भी वाईडीएससी बन गया। दूसरा दूसरा वाला वाईडीएससी बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दो होल हो गए, S1 S2 वाले, यहाँ पे भी दो होल हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि अगर ये वाली चीज यहाँ पे जेड की वैल्यू अगर ए पार्ट सॉल्व करें, हम ए पार्ट अगर सॉल्व करें, तो ये जो जेड है, जेड वही तो है ना वाई। तो इस जगह पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है वाई इंटू डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी, यही तो होती है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर यहाँ निकाली जाए तो डी अपॉन कैपिटल डी तो ये रहा। और वो कह रहा है कि पहले पार्ट में ये है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, इस वाले डी से ये कट गया, इस वाले डी से ये कट गया, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 का मतलब ये हुआ कि इस जगह पे डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी होगी 0। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी तो 4i हो गई ना, यानी कि मैक्सिमम हो गई। तो अगर यहाँ पे तो इंटेंसिटी 0 और यहाँ पे 4i, तो अगले वाली स्क्रीन के लिए तो बस एक ही होल से लाइट आ रही है। एक होल से लाइट आ रही है तो सब जगह सेम लाइट होगी। तो आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम जो इंटेंसिटी होगी वो सेम ही होगी, तो उस रेशो को 1 लिखा जाएगा। तो इसलिए अगर ये पार्ट बहुत आसान था तब भी इसके नंबर मिलना मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अगर एक ही होल है तो सब जगह लाइट सेम पड़ रही होगी, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, बी पार्ट। अब बहुत सारे लोगों को तुरंत समझ में आ गया बी पार्ट में क्या करना है, फिर डेल्टा एक्स निकालो। ठीक है ना, तो स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इंटू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 4d, डी से डी कट गया, स्मॉल डी से डी कट गया, लैम्डा बाई 4 आ गया। लैम्डा बाई 4 का मतलब होता है कि डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। इसका मतलब जो इंटेंसिटी है वो आ गई 2i। कैसे सर 2i कैसे? अरे i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos 90, तो 2i हो गई। इसका मतलब अब एक होल से इंटेंसिटी 2i आएगी और दूसरे होल से इंटेंसिटी 4i आएगी, क्योंकि इससे तो हमेशा 4i आएगी, इससे आती है कुछ, यानी कि यहाँ की इंटेंसिटी में और यहाँ की इंटेंसिटी में 2:1 का रेशो है। तो सीधे सीधे मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? रूट i1 प्लस i2, तो रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 4 माइनस रूट ऑफ 2, तो 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 2, ये आंसर था दूसरे वाला। दूसरे वाले पार्ट का आंसर ये था। तो इसकी वैल्यू कितनी बैठेगी? 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 कितना बैठेगा? 3.41। कितना बैठेगा? 3.41 डिवाइडेड बाई पॉइंट 2 माइनस रूट 2, 0.61, 5.82 के आसपास बैठेगा ना। हम्म हम्म बी पार्ट में समझ में आया क्या? अरे y की वैल्यू, ये z क्या है? ये y तो है। डेल्टा x इक्वल टू क्या होता है? y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, तो y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ये लैम्डा बाई 4 आ गया। लैम्डा बाई 4 डेल्टा x का मतलब होता है डेल्टा फाई पाई बाई 2 आएगा। पाई बाई 2 आएगा तो इंटेंसिटी का क्या फार्मूला था? i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई, cos फाई की वैल्यू 0 होगी, तो i1 प्लस i2 यानी कि i प्लस i यानी कि 2i हो। अब एक से इंटेंसिटी 2i निकल रही है, एक से 4i निकल रही है। ठीक है ना, तो रूट ऑफ i मैक्सिमम ये i1 प्लस रूट ऑफ i2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2, ये आपका मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस होता है। ठीक है, नहीं बस यही होगा। अच्छा हाँ, इसका स्क्वायर भी होगा, इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर भी तो होगा भाई, रूट ऑफ i1 प्लस i2 के स्क्वायर भी तो होते हैं। तो जो भी ये नंबर आ रहा है इसका स्क्वायर होगा आंसर में, तो 5.8 का स्क्वायर हो जाएगा। वही तो मैं कहूँ यार, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हाँ, और ये आंसर बैठेगा अप्रॉक्सिमेटली 32। ये तो हमने किया हुआ पहले ही, ऐसे ही हमने किया हुआ पहले ही। 32 33 के आसपास इसका रेशो बैठेगा। हम्म हम्म। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन वैसे ही आप खुद ही देख लो, जेईई एडवांस के लायक क्वेश्चन है ये, इससे फंडे क्लियर हो जाते हैं। ठीक, चलो काफी सारी बातें हो गई हैं, अब आते हैं वाईडीएससी लाइक पैटर्न पे। ठीक है, क्या आप लोगों को ये पता है ये क्या है? ये मेरा कोड है ना?
जन अकेडमी वाले बोलते हैं कि सर आप एजुकेटर नंबर 1 हो, लेकिन आपके नाम से बहुत कम लोग एडमिशन लेते हैं, बताओ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर आपके कोड का पता ही नहीं है बच्चों को, क्योंकि आप कोड बताते ही नहीं हो क्लास में, सब लोग कोड बताते हैं। सर आप ऐड कम करते हो, हाँ यही मुझे वही बोलते हैं सर आप ऐड नहीं करते अपनी क्लास में, क्यों? डोंट यू लाइक अन अकेडमी? इनका नहीं यार, आई तो लाइक अन अकेडमी, अकेडमी जैसा मतलब इंडिया में अभी तो कुछ दूसरा है नहीं, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं क्यों लाइक नहीं करूंगा? तो फिर सर बताते क्यों नहीं हो? मैंने यार मैं भूल जाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल जाता हूँ। हाँ मैं ना पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ कि मुझे बताना भी है अपना कोड, एंड दिस इज गुड फॉर मी। ये ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए, दिस इज गुड फॉर मी। अगर इससे तो इससे लगता है कि हाँ यार सर के नाम पे बहुत बच जाते हैं, ठीक है। पहले ये होता था कि आई किसी के भी नाम पे, ठीक है ना, किसी ने भी किया हो, हाँ, पर वो फिर स्ट्रेंथ मेरे उसकी ज़्यादा हो जाती थी। मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है इनको। हम्म। हाँ ना, सबको यही है। अरे नहीं, और लोग भी अच्छा पढ़ाते हैं, देखो मैंने बहुत सारे लोगों की क्लासेस देखी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठा रहता हूँ, और टीचर भी बढ़िया पढ़ाते हैं यार फिजिक्स में, ऐसा नहीं है, खूब सारे लोग बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ जैसे जैसे अब नाम लेना तो ठीक नहीं है, बट बाकी लोग भी अच्छे पढ़ाते हैं। मी टू। ओके, चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वाईडीएससी लाइक पैटर्न, वाईडीएससी जैसे पैटर्न, यानी कि कुछ करके थोड़ा थोड़ा कुछ करके वो वाईडीएससी जैसे बन जाते हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है लॉयड्स मिरर का, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेशनल बाइप्रिज्म, ठीक है ना। उसके पास आता है बिलेट्स लेंस, बिलेट्स स्प्लिट लेंस भी बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, पर ये तीन मेन है। ये तीन जो है ये मेन है, जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आएगा, या तो इसमें से या इसमें से या इसमें से, इनमें से आएगा। लेकिन एमपीसी सर आपसे अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ मैं भी जाऊंगा उनकी क्लास में कभी, पर क्या करूं, जब भी मेरी क्लास लगती है उनकी भी क्लास उसी टाइम होती है, मैं पढ़ ही नहीं पाता कभी। ठीक है चलो, रिकॉर्डिंग देख लिया करो, अरे रिकॉर्डिंग में मजे नहीं आते। लॉयड्स मिरर, चलो लॉयड्स मिरर की बात करते हैं। आपको बताऊं, ये लॉयड्स मिरर जो कम से कम 3 या 4 बार आ चुका है जेई में, 3 या 4 बार जेई में आ चुका है ये, ठीक है ना। भले है कुछ भी, पर 3 4 बार क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है इसका, तो इसको ना थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्या है ये? इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक मिरर होता है इस तरीके का, यूं एक मिरर होता है, तो ऐसा मिरर बना लेते हैं ये वाला, चलो। तो भाई ये अगर एक मिरर है, ऐसा एक मिरर होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस मिरर का एक लेवल होता है, ठीक है। ये मान लो कोई लेवल मान लो इसका, ये वाला, ये मतलब ऐसे ही मैंने इसलिए बना दिया कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए हमें। तो मान लो ये स्क्रीन है, यहाँ पे क्या है, ये स्क्रीन है, और ये मिरर का लेवल है, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी लेवल से हमें ये। तो अगर भाई इसके ऊपर जहाँ पे मिरर का लेवल है, और मान लो ये वाली लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर मान लो, 5 सेंटीमीटर की लेंथ का, तो इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक सोर्स रखा है, लाइट का सोर्स रखा हुआ है, ठीक है भाई। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कि अगर ये लाइट का सोर्स रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से एक लाइट यूं आएगी ऐसे, और इस चीज को नॉर्मल मान के, देखो इस चीज को क्या मानेंगे हम, नॉर्मल मानेंगे, इस चीज को नॉर्मल मान के ठीक उतने ही एंगल पे, भाई जितने पे ये आई है उतने ही एंगल पे यहाँ से ये यूं चली जाएगी, चली गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक दूसरी लाइन आएगी, ठीक है ना, कैसे, दूसरी रे इस वाले कॉर्नर पे आएगी, ठीक है ना, और अगेन इसको नॉर्मल मान के, इसको नॉर्मल मान के सेम एंगल पे ऐसे मुड़ जाएगी, भाई जितने एंगल पे देखो ये, इतने एंगल पे ना ये, तो इतने एंगल पे ये भी चली जाएगी, तो ये यहाँ चली जाएगी, ये एंगल थोड़ा बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा एंगल, ठीक है ना। तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली रे यहाँ से यहाँ तक के एरिया में आएगी, यहाँ से यहाँ तक के एरिया में इससे रिफ्लेक्ट होने वाली रेज आएंगी, बिल्कुल सही बात है, और डायरेक्ट तो यहाँ से आ ही रही होंगी, भाई इस वाले पॉइंट पे आप देखो तो डायरेक्ट रे तो आ ही रही होंगी, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट रे तो आ ही रही होंगी, तो एक तो डायरेक्ट रे आएंगी और एक रिफ्लेक्टेड रे आएंगी, ठीक है ना। तो अगर भाई देखा जाए यहाँ पे इस जगह पे, तो इस मिरर से ठीक इतनी डिस्टेंस नीचे अगर इनको पीछे मिला दिया जाए ना, तो ये दोनों रे यहाँ मिलेंगी आगे, यहाँ पे मिलेगी आगे, ठीक है ना। तो ये वाली डिस्टेंस अगर y थी, तो ये वाली डिस्टेंस भी y होगी, मिरर इमेज। ये वाली डिस्टेंस अगर y थी, तो ये वाली डिस्टेंस भी y होगी, मिरर इमेज। तो भाई अगर सोर्स s है, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी s पे। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लो कोई खड़ा हुआ है, तो उसको बच्चों दो जगह से रे आते हुए दिखाई देगी, कहाँ से, एक तो यहाँ से डायरेक्ट रे मिलेगी इसको यूं, और एक कोई ना कोई रे ऐसी होगी जो यहाँ से यूं जाते हुए मिलेगी। अब ये रे ऐसे लगेगी जैसे ये वाली रे यहाँ से आ रही हो, तो ये वाईडीएससी लाइक पैटर्न नहीं हो गया भाई, ये वाली रे तो डायरेक्ट आ गई, ये तो x1 मान लो, और ये वाली रे यहाँ से आते हुए लगेगी, इसको x2 मान लो, तो ये x2 - x1 वाला गेम नहीं हो गया पूरा, बिल्कुल पूरा का पूरा वही हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ये तो कैपिटल डी हो गया, और ये वाली डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ये वाला स्मॉल डी हो गया, और लैम्डा तो है ही, सारी चीजें हो गई। और फ्रिंजिंग पैटर्न, फ्रिंजिंग पैटर्न यहाँ से यहाँ तक आएगा, इस वाली लेंथ को अगर मैं एल बोल दूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को अगर मैं एल बोल दूँ, तो फ्रिंजिंग पैटर्न यहाँ तक आएगा। क्या ये वाईडीएससी नहीं हो गया? बिल्कुल वाईडीएससी हो गया। अब इस पे जेई में जो क्वेश्चन आया था वो मैं बता देता हूँ आपको। भाई 5 सेंटीमीटर तो ये था, और उन्होंने 5 सेंटीमीटर ही इसको माना था, और इस वाली चीज को माना था 190 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये, 190 सेंटीमीटर ये, और ये वाली चीज थी 1 mm, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो आप खुद ही देखो इस केस में जो डी है, डी की वैल्यू तो हो गई 2y, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, तो कैपिटल डी की वैल्यू हो गई a प्लस बी प्लस सी, जो कि 200 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि डी की वैल्यू हो गई 2 मीटर, ये 2 मीटर हो गई, और लैम्डा तो जो था वो है ही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है इस पे लॉयड्स मिरर पे, उसमें जो जो चीज पूछी गई है उसका डेटा मैं आपको एग्जैक्ट वही का वही डेटा देके तब पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये तो 190 तो मुझे याद है, लैम्डा भी कुछ था इसमें, लैम्डा का भी हमें पता होना चाहिए। लैम्डा लिया हुआ 5000 एंगस्ट्रॉम। तो पूछा था फाइंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस,
टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनेगी ये पूछा था। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो फ्रिंज विड्थ चाहिए और एक ये वाली लेंथ चाहिए। अगर लेंथ को आप टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की तो फ्रिंज बनेगी भाई, जहाँ पे दो जगह से आने वाली रे मिलेंगी वहीं पे तो फ्रिंजेस बनेगी। तो ये तो एल होगा, इसको एक फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे ये बता दो आप कि ये काम करोगे कैसे, एल कैसे निकलेगा। एल निकलना पड़ेगा ज्योमेट्री से। देखो मैं बताता हूँ कैसे एल कैसे निकलेगा। एल निकलेगा सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से। एक काम कर लो, एक काम कर लो, यहाँ पे जो नीचे वाली साइड है ना, इससे एक लाइन यूं लगा लो, ये, ठीक है ना। और यहाँ से ये वाली हाइट आप h1 मान लो और यहाँ से ये वाली हाइट आप h2 मान लो, तो h2 माइनस h1 जो है वो l हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ जो भी आएगा देखेंगे, अभी जितना भी आएगा अभी करके देख लेते हैं। आप h1 में देखो, ठीक है ना, h1 निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। h1 यहाँ से यहाँ तक की हाइट है और ये वाला बेस है, तो h1 बाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर। h1 बाई 200 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू, अब यही वाले ट्रायंगल में देखना आप, तो ये वाली लाइन यहाँ मीट कर रही है, तो ये वाली हाइट ली जाएगी, तो ये वाली हाइट तो y हो गई, y हो गई आपकी 1 mm, ये तो हो गई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 और 5 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ से भाई h1 की वैल्यू हो गई आपकी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, 20 mm हो गई h1 की वैल्यू। इसी तरीके से इस बड़े वाले ट्रायंगल में आप h2 निकाल लो, तो h2 अपॉन अगेन 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, भाई h2 तो ये हो गया और ये 200 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे लाइन चलेगी ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन। ठीक है ना, तो ये वाली लाइन अगेन 1 mm की है और इसके नीचे चलेगी ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन कितनी है 5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ से h2 की वैल्यू हो गई आपकी 40 mm, तो l की वैल्यू भाई 20 mm आ गई, 40 माइनस 20 20 mm आ गई। ठीक है ना, अभी अभी फ्रिंज विड्थ तो निकालते हैं, तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाती है, स्मॉल कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, यही तो होती है। कैपिटल डी कितना है 2 मीटर, लैम्डा कितना है 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और डी कितना है, डी कितना है 2 mm, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये डी हो गया 8 mm इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है भाई, तो आप ये देखो 3 जीरो से ये चीज माइनस 7 हो गई और माइनस 3 से ये वाली चीज माइनस की 4 हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 5000, तो 2 इंटू 5 तो 10 हो गया, 10 बाई 2 कितना हो गया 10 बाई 2, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो गया। ठीक है ना, यानी कि 0.5 40 mm में 0.5 mm हो गया ये। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ फ्रिंजेस होगी आपका 20 mm डिवाइडेड बाई 0.5 mm, यानी कि 40 फ्रिंजेस। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हो गई 40। जब आप 40 का नंबर बता दोगे कि भाई 40 हो गई, तब ये जेई एडवांस में आंसर माना जाएगा और आपको मिलेंगे +4 +3 +5 इस टाइप के क्वेश्चन। देख लो आप कि क्वेश्चन क्या था और कैसे करके हम 40 तक पहुंचे। सब कुछ आ जाना चाहिए हमें, जितना भी काम है सब आ जाना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात हमें, ईजी है एक्चुअल में, चीजें आसान तो हैं पर थोड़ी लेंदी भी है। हाँ देखिए भाई, ये जो h1 h2 हमने सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी निकाली है ज्योमेट्री से, वो बच्चों वाला जो काम होता है, इस एक ट्रायंगल में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये किया है, करना ही पड़ता है ऐसे छोटे बच्चों के जैसे। अब यहाँ पे पंच है, क्या पंच है यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो पंच है इस क्वेश्चन में एक है कि ये तो चलो क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, बड़ा सवाल अगर लॉयड्स मिरर पे पूछना हुआ, वाईडीएससी के फंडे जिसको 100% क्लियर है उसके बाद ये भी पढ़ रखा है, उससे जाके क्वेश्चन होंगे। वाईडीएससी के फंडे जिसको पूरे क्लियर है और ये भी पढ़ रखा है, उससे जाके होगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। मेन पंच देखो क्या है, पंच ये है कि अगर भाई लॉयड मिरर की बात की जाए, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको लॉयड मिरर मान रहे हैं कि ये तो रहा अपना लॉयड मिरर, ठीक है ना, और हमने ये वाली चीज इसका लेवल बना लिया, ये इसका हमने इसका लेवल बना लिया कि भाई ये कोई समझ लो लेवल है इसका, ऐसे कुछ लेवल बना लेते हैं ये कि लॉयड मिरर का लेवल ये है। अब क्या करते हैं, हमें इतनी भी समझ में आ जाती है बात कि भाई यहाँ पे अगर हम कुछ रखेंगे सोर्स, मान लो हमने यहाँ पे कोई सोर्स रख दिया एस, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम एक स्क्रीन रखते हैं, यहाँ पे अगर हम एक स्क्रीन रखते हैं इस तरीके की यूं ऐसे, तो भाई उस स्क्रीन पे यहाँ से लाइनें जो जाएंगी, जैसे कि ये लाइट गई तो ये वाली बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पहुंचेगी, ठीक है ना, और ये वाली यहाँ से गई तो ये लास्ट वाली जाके यहाँ पहुंचेगी ऐसे, ठीक, और यहाँ पे एक डायरेक्ट भी जाएगी, तो मान लो हम इस पॉइंट की बात करते हैं, तो ये डायरेक्ट भी जाएगी यहाँ पे ऐसे, ऐसे यहाँ पे मीटिंग होगी, फिर यहाँ पे होगी, यहाँ से यहाँ तक फ्रिज पैटर्न बनेगा, उसके ऊपर नहीं बनेगा नीचे नहीं बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस स्क्रीन को ऐसे खिसकाते ला रहे हैं, आगे लेते जा रहे हैं, ऐसे यूं लाते जा रहे हैं, यानी कि इस वाली स्क्रीन को इसके पास लाते जा रहे हैं, ऐसे यूं लाते जा रहे हैं और बिल्कुल यहीं ले आए, बिल्कुल पास में ले आए एकदम स्क्रीन को, यहीं पे समझ लो बिल्कुल क्लोज ले आए, यहाँ पे यूं ले आए एकदम ऐसे। तो भाई ये जगह अगर इस जगह हम देखें कि भाई अगर स्क्रीन को बिल्कुल ही पास ले आए हम इस जगह पे, यहाँ ले आए स्क्रीन को, तो क्या होगा, होगा कि एक रे आएगी ऐसे यहाँ से और टकरा के जस्ट उठेगी, यानी कि यहाँ पे इस मिरर से ये वाली रे जो है टकरा के जस्ट उठेगी, बस ऐसे टकरा के उठी है, तुरंत स्क्रीन आ जाएगी, तुरंत क्या आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी तुरंत। दूसरी रे जो उधर से आ रही है, दूसरी रे जो उधर से आ रही है, वो तो जस्ट आके यहाँ पहुंचेगी। तो समझ लो अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो टकरा के जस्ट उठेगी और दूसरी जो उधर से डायरेक्ट आएगी, इसको अगर x1 माने उसको x2 माने, तो x1 और x2 ऑलमोस्ट बराबर होंगी, क्योंकि पाथ में तो ज्यादा अंतर होगा ही नहीं ना भाई। वहां से एक रे डायरेक्ट आई है, ये वाली मान लो, ये वाली रे डायरेक्ट आई है वहां से,
यहाँ से ये वाली रे जो है वो डायरेक्ट आई है, ये डायरेक्ट आई है और ये यहाँ से आई है, और इस स्क्रीन को हम नजदीक लाते जा रहे हैं, इस स्क्रीन को हम नजदीक लाते जा रहे हैं यहाँ पे। तो भाई क्या होगा इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे ये वाली रे और ये वाली रे दोनों मीट करेंगी, x1 x2 में तो ज्यादा अंतर होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो मिरर है बच्चों, यहाँ पे मिरर पे ये जो रे कॉलिजन करके उठती है ना ऐसे, इसमें पाई का चेंज आ जाता है, पाई का चेंज आ जाता है यहाँ पे। ये मैंने आपको बताया भी होगा कि जब भी कोई चीज डेंसर मीडियम से टकराती है, मैं ये तो मान लो रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम से टकरा के ऊपर उठती है तो पाई का चेंज आ जाता है, वेव्स में ये बताया हुआ है, वेव में था। तो यहाँ पे जब मीटिंग होगी इस जगह पे, तो फाई की वैल्यू आपकी पाई आ जाएगी और यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। इसलिए जब भी स्टार्टिंग होगी, स्क्रीन को बिल्कुल इसके पास ले आओ और स्टार्टिंग होगी तो डार्क फ्रिंज से स्टार्टिंग होगी, डार्क फ्रिंज से स्टार्टिंग होगी। क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है? यस। तो ये डार्क फ्रिंज से स्टार्टिंग होगी। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी यहाँ पे, पाई का चेंज आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, लॉयड्स मिरर पूरा हो गया, लॉयड्स मिरर से रिलेटेड जितनी बातें थी मैंने पूरी कर दी। यहाँ पे क्या आएगा, फ्रेशनल्स बाइप्रिज्म, ठीक है। और हम चाहते हैं कि अब हम डिस्कशन करें, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज 1 और 2 का तो डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 1 2 के बाद 4A 4B बाद में देख लेंगे अभी, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स का ही करते हैं डिस्कशन थोड़ा सा। वेव ऑप्टिक्स में मैंने क्या दिया था आपको, एक्ससीवी दी थी, 4A 4B ठीक है, वो स्पेशल क्लास लेके करा देंगे हम, ठीक है, स्पेशल क्लास लेकर आ देंगे। और मैंने आपको एचसीवी के एग्जांपल भी दिए थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के, वो जरूर कर लेना आप, वो जरूरी है करने, ठीक है। तो हाँ राइट हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। तो वेव ऑप्टिक्स का डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, जो भी क्वेश्चन आपको पूछने पूछ सकते हो, वैसे मेरी एडवाइस मानो तो एक आध दिन डिस्कशन को साइड में रख के इसको पूरा कर लेते हैं, फ्रेशनल बाइप्रिज्म पूरा हो जाता अगर हम डिस्कशन नहीं करते तो, बट इट्स ओके, क्योंकि फिर अपन पूरा लग जाएंगे इस काम को करने में, लग ही जाएंगे। ओके, फ्रेशनल पूरा करें, चलो फ्रेशनल पूरा कर लेते हैं फिर कर लेते, क्योंकि 3 क्लास तो ऐड करनी है मुझे, ठीक है ना, डिस्कशन भी जरूर होना है, और वो तो साथ साथ में चल ही रहा है, इतना है कर ही रहे हैं हम, एक आध बार का तो ये हो जाता है। कल परसों में ऐड हो जाएंगी, कल परसों में, और ये 5:30 के टाइम पे ऐड होगी। देखो भाई फ्रेशनल बाइप्रिज्म क्या होता है, ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा कैसे, और ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा फंडा इसमें लगा है, ठीक है ना। मान लो ये एक रेफरेंस लाइन है, ये एक रेफरेंस लाइन है, और हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने 2 प्रिज्म रखे हुए हैं, 2 प्रिज्म रखे हुए हैं, कैसे कैसे वो मैं बता देता हूँ। तो भाई एक प्रिज्म यहाँ पे रखा हुआ है ये वाला, और बिल्कुल बेस टू बेस मीट करा के यहाँ पे दूसरा प्रिज्म रखा हुआ है, बेस टू बेस मीट करा के यहाँ पे दूसरा प्रिज्म रखा हुआ है। दो प्रिज्म ऐसे रखे हुए हैं, ध्यान से देखते रहना, ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और एंगल है यहाँ पे मान लो थीटा, मान लो थीटा मान लेते हैं, एंगल को ए मान लो, थीटा मान लो, ए मानना ज्यादा बेटर रहता है क्या, चलो ए मान लेते हैं, प्रिज्म एंगल ए और ये म्यू, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, अभी देखो क्या होने वाला है। अब बिल्कुल ठीक यहाँ से किसी डिस्टेंस ए पे मान लो ये सोर्स रखा हुआ है एस, ठीक है ना। तो हमने आधा क्वेश्चन तो किया ही था, प्रिज्म वाला याद है कुछ, आधा क्वेश्चन तो ये कर ही रखा है हमने, सर आधा कहाँ किया हमने, तो नहीं किया, याद दिला देता हूँ। मान लो आप इसका डेल्टा निकाल लेते हो, डेल्टा क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, निकल गया डेल्टा। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक रे ऐसे सीधी लेते हैं, और भाई वो किसी ने ऐसे मोड़ दी, यूं मोड़ देता है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक रे डेल्टा पे लेते हैं, ठीक है ना, उस डेल्टा वाली को ये प्रिज्म सीधा कर देता है, और फिर जब हम इसको यूं पीछे मिलाते हैं ऐसे यूं, और इस वाली रे को पीछे मिलाते हैं, तो ये वाली रे यहाँ कहीं मिलती है, दोनों की दोनों ये ऐसे मिलती है, ये दोनों ऐसे मिलती है, और ये वाला पॉइंट आपकी इसकी इमेज आ जाता है, ठीक है ना। याद है कुछ, ये था डेल्टा, याद आ गया क्या, गुड, जिसमें 175 कोमा पाई बाई कुछ ऐसे 6 करके आंसर नहीं आया था, याद है, हाँ एग्जैक्टली। तो ऊपर वाला प्रिज्म, प्रिज्म नंबर 1 इस सोर्स को यहाँ दिखाने लगता है, और यही काम नीचे वाला भी करेगा, ये वाला इस सोर्स को यहाँ दिखाने लगता है। तो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाली जो रे है, जो हमने ये वाली रे ली है यहाँ से यूं, ऐसे करके यूं, ये तो यूं हो जाएगी, ऐसे यहाँ से हो जाएगी एक रे ऐसे यूं, ये। तो अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर इधर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा, तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर ये ऊपर वाली साइड को ऊपर को मूव करेगा ऐसे, तो इसको एक सोर्स यहाँ दिखाई देगा, और ये नीचे को करेगा तो एक सोर्स यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे और यहाँ पे, हाँ सर दिखाई तो देगा। तो इधर वाले इंसान के लिए तो 2 सोर्स हो गए, S1 और S2, ठीक है, S1 और S2 2 सोर्स हो गए, ठीक है। और S1 और S2 का मतलब क्या हुआ, एक का मीनिंग ये हुआ कि एक जगह से जो रे आ रही है, ठीक है ना, बात को ध्यान से समझना, एक जगह से जो रे आ रही है वो तो यहाँ तक जाएंगी यूं, भाई यहाँ तक जाके ऐसे भी जा सकती हैं, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकती है ये, तो एक सोर्स से तो इतने एरिया में रे जाएंगी, ठीक है ना, इतने एरिया में रे जाएंगी। दूसरे सोर्स से अगर आप देखो तो जो यहाँ से रे जाएगी वो मतलब इस तरीके से जा रही है ये यूं, जो भी है यहाँ पे, तो दूसरे वाले सोर्स से इतने एरिया में रे जाएगी, इतने एरिया में रे जाएंगी, जाएंगी कि नहीं। अब अगर हम स्क्रीन को यहाँ ले आते हैं, मान लो स्क्रीन को यहाँ ले आते हैं इस जगह पे, समझने वाले समझ जाएंगे, स्क्रीन को अगर यहाँ ले आते हैं हम ये, ठीक है, तो सुनते जाना बात को ध्यान से, ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये पार्ट होगा एल लेंथ का, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, इधर से आने वाली रे की और इधर से आने वाली रे की, ठीक, और ये वाली जो रे मैंने यहाँ पे बनाई है एक्चुअल में, ठीक है ना, यूं यहाँ पे ये इतने वाले पार्ट में ये फ्रिंजिंग पैटर्न हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा कि नहीं।
ये वाली लेंथ एल हो जाएगी। अब अगर ये वाली लेंथ ए है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी है, तो अब आप मुझे ये बताओ इसमें कैपिटल डी का रोल कौन प्ले करेगा? ए प्लस बी। तो स्मॉल डी का रोल कौन प्ले करेगा? ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस वाई, और वाई तो बड़ी आसानी से आ गई थी उस दिन, याद नहीं वाई आ गई थी? वाई तो फटाफट आ गई थी ना, कैसे? टेन डेल्टा इज इक्वल टू क्या था? वाई अपॉन ए। तो वाई की वैल्यू आ गई थी ए टेन डेल्टा, और टेन डेल्टा को आप ए डेल्टा लिख सकते हो, ठीक है ना? तो यहाँ से भाई वाई जो था, वाई की वैल्यू आ गई थी ए इंटू डेल्टा, और डेल्टा क्या था? ए इंटू म्यू माइनस वन इंटू कैपिटल ए, ठीक है ना? और स्मॉल डी की वैल्यू तो टू वाई होगी, वाई ऊपर और वाई नीचे, तो स्मॉल डी की वैल्यू टू वाई हो जाएगी, और वाई ये है, तो स्मॉल डी का रोल कौन प्ले करेगा? टू इंटू ए इंटू म्यू माइनस वन इंटू ए। इसको रेडियन में लेना मत भूलना, इसको किसमें लेना है? रेडियन में। स्मॉल डी की वैल्यू आ गई, कैपिटल डी की वैल्यू आ गई, क्या ये वाईडीएससी नहीं हो गया? क्या ये वाईडीएससी पैटर्न नहीं हो गया? इज इट ओके? तो जो कॉन्सेप्ट मैं कुछ टाइम पहले प्रिज्म में करा चुका हूं, वही का वही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, और जिन्होंने वो कर लिया उनको ये समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने वो नहीं किया उनको ये समझ नहीं आएगा अभी। कितने लोग हैं जिन्होंने वो नहीं कर रखा प्रिज्म में, ये वाला एग्जांपल जिसमें ये चीज पता चलती है कि ये क्या है और ये क्या है? कर रखा है, हमने किया, गुड। हाँ, क्योंकि वैसे लोग बहुत कम होंगे जिन्होंने वेव ऑप्टिक्स से ज्वाइन किया है, ठीक है ना? सारे वही लोग हैं जिन्होंने पहले से कर रखा है, ठीक है? तो ये वाली चीज हमें पता चल जाती है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसे सॉल्व कराना शुरू करूं, ठीक है, तो भाई इसमें बहुत बढ़िया सवाल बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आप लोगों की कौन सी क्लास है? नो क्लास, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैथ्स आप लोग की तो नहीं भी होगी ना, तब भी बोलेंगे केमिस्ट्री, अच्छा ठीक है, 9 बजे है मैथ्स, ओके। तो मैं क्या करता हूं भाई, आपको ये जो सिचुएशन है, कुछ लोगों को ऐसा तो नहीं है कि क्लियर ना हुई हो, ऐसा तो नहीं है? क्लियर हो गया ना आपका? ओके, बात को ध्यान से सुनना आप। भाई यहां से जो रे आती है, आखिरी रे कौन सी होगी? अगर एक सिंगल है तो आखिरी रे यही तो होगी जो इस प्रिज्म से पास होगी, और उधर की आखिरी रे वो वाली होगी, ठीक है ना? एक्चुअल में कोई भी रे अगर यूं जा रही है तो नीचे मुड़ने के चांसेस रहते हैं उसके, और यहां से जो रे आएगी, एक्चुअल में होगा क्या, रे तो यहां से जाएगी, इसको ना मैं बता देता हूं आपको, थोड़ी सी तो देर लगेगी लेकिन अल्ट्रा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना? मैंने रेफरेंस लेवल ले लिया, और मैं एक प्रिज्म रख के बताऊंगा, बस एक प्रिज्म रख के, ठीक है ना? दोनों प्रिज्म से क्या हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक प्रिज्म ये वाला रखा मैंने, ये रहा, एक सोर्स पूरा बना के बता देता हूं, ठीक है? तो भाई मुझे इतना तो पता है, चिंता मत करो, वो चीज रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना? वो वाली चीज रिपीट नहीं करूंगा। ये तो रखा सोर्स, तो सोर्स से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक रे ऐसे जाती है यूं, तो ये वाली रे इधर की साइड मुड़ जाती है, और ऐसा लगता है कि वो यहाँ से आ रही है, ठीक है? ये वाली रे ऐसे गई थी यूं, तो यहाँ प्रिज्म से पास होते हुए मुड़ जाती है, तो ऐसा लगता है इधर से आ रही है, तो ऐसा लगता है कि इधर की साइड से कहीं से आ रही है, ठीक है ना? अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये वाली रे लेते हैं आखिरी रे, तो बिल्कुल प्रिज्म के टॉप पॉइंट से पास होगी ये वाली रे ऐसे, और नीचे मुड़ने की टेंडेंसी है, देखो यहाँ से रे यूं आ रही थी ना, ये वाली नीचे मुड़ने की टेंडेंसी है, इस तरफ यूं मुड़ गई, ये वाली पे आ गई, ऐसे ये वाली रे जब जाएगी, तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी यूं जाती है, लेकिन इसकी क्या नीचे मुड़ने की टेंडेंसी है, तो जब ये नीचे मुड़ेगी ना ऐसे, और इस रे को आप पीछे मिलाओगे ऐसे, तो ये वाली रे यहाँ से आती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है ना? यहाँ से आती हुई दिखाई देगी ऐसे, ठीक है ना? तो इधर खड़े इंसान को ये वाली रे दिखाई देगी और ये वाली रे दिखाई देगी, तो दोनों यहाँ से आती हुई दिखेगी, तो सोर्स S1 यहाँ बनेगा, ठीक है ना? और इधर खड़े हुए इंसान को ऐसे लगेगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में लाइट है, बस इन दोनों के बीच में लाइट आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ की है ना, तो कुछ लोग इससे हो सकता है कंफ्यूज हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल सीधी ड्रॉ करनी चाहिए थी, तो ड्यू टू ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स ये मुझे थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करनी चाहिए थी, ये लाइन यहाँ चली गई ऐसे, ठीक है ना? ये तो मैंने ऑलमोस्ट सही कर दी है, तो ये वाली रे यहाँ जाएगी अप्रॉक्सिमेटली इस तरीके से, तो ये वाली रे यहाँ जाएगी ऐसे, यस। तो भाई ये जो रे आएगी ओवरलैपिंग तो बस इस वाले पार्ट में होगी ना, यहाँ पे इन दो लाइनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे ऊपर से आने वाली और नीचे से आने वाली दो रे मिलेंगी, और इसके बीच में ही फ्रिंजेस बनेंगी, तो यहाँ पे ये वाली लाइन आ गई। ऐसा ही सेम गेम बिल्कुल यहाँ पे होगा नीचे, नीचे वाले प्रिज्म से, तो जो नीचे वाले प्रिज्म से आएगी लाइन, वो यूं आएगी यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे से यूं आएगी, ऐसे लगेगा। तो स्क्रीन पे जो पैटर्न बनेगा, अगर आपको अच्छा खासा पैटर्न चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीन रखोगे तभी तो पैटर्न बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न बनेगा। तो कोई पूछे ये वाली लेंथ कितनी है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये वाली लेंथ निकालना, क्यों? क्योंकि ये वाली लेंथ तो पता है हमें ए, ठीक है ना? और ये ट्रायंगल भी पता है, तो y अपॉन दिस लेंथ, यानी कि y अपॉन ये वाली लेंथ कितनी है a, शुड बी इक्वल टू ये वाली लेंथ कितनी है l/2 डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है b। तो भाई यहाँ पे l की वैल्यू आ जाएगी आपकी b अपॉन a इंटू y इंटू 2, ठीक है ना? b अपॉन a इंटू y इंटू 2 ये आ जाएगी, ठीक है? तो ये आपका l आ जाएगा, ठीक है? y नहीं लिखते, ये वाली लेंथ y कैसे है, ये नहीं पता चल रहा क्या आपको? y कैसे आया? ये तो इस ट्रायंगल में भी पता चल जाएगा ना, इससे अगले वाले में किया तो हमने, कहा गया ये वाले में, भाई ये वाली लेंथ तो a हो गई, ये वाले में ये वाली लेंथ हुई ना y, और ये वाली लेंथ हो गई a, और ये वाला एंगल हो गया क्या, डेल्टा, ये यहाँ पे। तो एक लाइन यूं सीधी ली थी हमने, वो थोड़ी ऐसे मुड़ गई थी, वो मतलब वो यूं मुड़ गई थी, तो वो ये यहाँ गई थी डेल्टा। तो जो पिछले वाला ट्रायंगल है ये वाला, इसमें एक लाइन तो हम यूं ले लेते हैं जो कि यहाँ पे मुड़ जाती है, एक हम थोड़ी सी डेल्टा पे मुड़ी हुई ले लेते हैं, वो सीधी हो जाती है, तो उससे y आ जाता है, ठीक है ना? टेन डेल्टा इज इक्वल टू y बाई ए, ठीक है ना? उसके लिए बेटा वो वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा प्रिज्म वाला, ठीक है ना? उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये आपका l हो गया, l निकल जाता है बड़ी आराम से ये वाला काम करके, तो y अपॉन a इज इक्वल टू l बाई टू अपॉन दिस b, ठीक है ना? तो 2b अपॉन a इंटू y इज इक्वल टू l, ये आ गया, और y की वैल्यू तो हमें पता चल जाती है यहाँ से। तो अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस को क्या कैसे चेक करेंगे, l को डिवाइड कर दो w से, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाती है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसका क्वेश्चन वेट कर रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन करेंगे हम, और इसका क्वेश्चन एडवांस में, एडवांस का क्वेश्चन होगा वो, इतना बेहतरीन क्वेश्चन होगा इस पे, एडवांस में एडवांस का क्वेश्चन होगा वो, थोड़ा भारी लेक्चर है ही। आप क्या सोच रहे हो, वाईडीएससी लाइक पैटर्न जो बच्चे तैयार करके जाते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं होते, लोग बागों से वाईडीएससी पूरा प्रिपेयर नहीं होता, और आप लोग वाईडीएससी लाइक पैटर्न भी प्रिपेयर करके जाओगे, तो आप पूरी तैयारी के साथ जाओगे, तो वो जो पूरी तैयारी के साथ जाना होगा ना, उसके लिए अचीवमेंट तो माना जाएगा कि हाँ यार इन्होंने अच्छे से पढ़ा, बिना मेहनत के है नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है? हाँ, तो भाई नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा, नेक्स्ट क्लास का मैं बता देता हूँ क्या क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में यही इस पे क्वेश्चन होना है, ठीक है ना? फ्रेशनर बाय प्रिज्म पे,
फ्रेशनल बाई प्रिज्म पे क्वेश्चन होना और बिलेट लेंस का थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन देना है। दूसरी चीज थिन फिल्म होगा, फिर थिन फिल्म, ठीक है ना, और साथ में इसका डिस्कशन होगा। होमवर्क शीट वन तो कर ही लेना आप, ठीक है ना, और एचसीबी भी निपटा लेना जितनी भी दे रखी है, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, पोलराइजेशन भी हो जाएगा, चिंता मत करो, पढ़ाता रहूंगा धीरे 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 धीरे, जितना भी होगा उतना मैं करा दूंगा। ओके, हाँ बस जो अब ये कोर्स तैयार आएगा ना, इसके बाद आपको ना जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोबारा से कुछ कहने की, ठीक है ना। चलो बाय बाय।